स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से रियल नंबर सिस्टम। ये रियल एनालिसिस का पहला चैप्टर है जिसमें रियल नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि रियल एनालिसिस के अंदर हम रियल वैल्यूड फंक्शन को देखेंगे, उनकी हम लिमिट्स को स्टडी करेंगे, कंटिन्यूटी स्टडी करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे और रिमान इंटीग्रेशन देखेंगे और सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन देखेंगे, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन देखेंगे और इम्प्रॉपर इंटीग्रल देखेंगे। अगर आप गिनेंगे तो ये कमो बेश 8 चैप्टर हैं जो आपने रिवाइज करने हैं। चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट रिजल्ट आपके पास ये है कि देयर इज नो रैशनल नंबर p सच दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू। इन अदर वर्ड्स आप इसमें ये प्रूव कर रहे होते हैं कि स्क्वायर रूट 2 जो है ये रैशनल नंबर नहीं है बल्कि ये इररैशनल नंबर है। अब ना सिर्फ ये स्क्वायर रूट 2 के लिए है बल्कि स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11, किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो वो आपके पास हमेशा एक इररेशनल नंबर आता है। फिर इसको भी जनरलाइज किया गया है, आप किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट लें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो हमेशा एक इररेशनल नंबर बनेगा। मिसाल के तौर पे 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 1, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट 2 इररेशनल, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इररेशनल, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, उसका स्क्वायर रूट लेंगे यू विल गेट 2, 2 इज रैशनल। इसी तरह 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट 5 इररेशनल है। 6 प्राइम नहीं है लेकिन 6 परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इररेशनल नंबर बनता जाएगा। इधर से आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इररेशनल नंबर्स है वो इवन ज्यादा है नंबर ऑफ रैशनल नंबर से भी, यानी जो इररेशनल नंबर्स का सेट है उसका साइज रैशनल नंबर के सेट से ज्यादा है। ये आपका रिजल्ट हो गया और स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका प्रूव किया आपको जरूरत। सेकंड, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव rationals p such that p square is less than 2 and b consists of all positive rationals such that p square greater than 2, then a contain no largest member and b contain no smallest member। ये बुनियादी तौर पे क्या है, ये आपके पास पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव साइड पे आप आ गए रैशनल नंबर्स की, और आपने उस रैशनल नंबर्स के जो पॉजिटिव रैशनल नंबर लाइन थी उसके दो हिस्से कर दिए। वो तमाम पॉजिटिव रैशनल नंबर जिनका स्क्वायर 2 से कम था वो ए में चले गए, वो लेफ्ट साइड पे होंगे, और वो तमाम रैशनल नंबर जिनका स्क्वायर 2 से ग्रेटर था वो राइट साइड पे चले गए। तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के ये दो हिस्से हो गए, लेस देन 2 वाले ए में चले गए और जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 था वो बी में चले गए। रिजल्ट ये है कि ए में कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होगा। अब आप इमेजिन करें कि वो तमाम नंबर जिनका स्क्वायर लेस देन 2 है, साल के तौर पे 1 का स्क्वायर 1 वो लेस देन 2 है। इसी तरह आप आगे चलते जाएं 1.1, 1.3, 1.4, वो तमाम ले लेंगे जिनका स्क्वायर आप लें तो वो 2 से लेस आएगा। आप देखेंगे कि ये सेट जो बनेगा p such that p is a positive rational number with p square less than 2, इसे सेट फॉर्म में लिख सकते हैं आप। ये जो सेट है अगर आप देखना चाहते हैं तो ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो तो है ही है क्योंकि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, लिहाजा बाउंडेड बिलो बाय 0 तो है। ये बाउंडेड अबव भी है। कैसे बाउंडेड अबव है, आप p पे कंडीशन निकाल लें, p स्क्वायर लेस देन 2 का मतलब है कि p इज लेस देन स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब कि ये स्क्वायर रूट 2 से छोटे तमाम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रियल नंबर में देखा जाए तो ये बाउंडेड है और स्क्वायर रूट 2 इसका अपर बाउंड है, लेकिन कोई लार्जेस्ट एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा इसका। यानी आप लार्जेस्ट एलिमेंट का देखें मतलब यहाँ पे क्या होगा, लार्जेस्ट एलिमेंट का मतलब ये होगा कि स्क्वायर रूट 2 जो कि इसका अपर बाउंड है और वो इस सेट में तो नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट 2 इररेशनल नंबर है, उसके लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा रैशनल नंबर कौन सा होगा तो वो कोई भी नहीं जानता। किसी इवन ये किसी भी पॉइंट के लिए आप कह सकते हैं, कोई भी पॉइंट आप लें, मिसाल के तौर पे आप 1 लें, कोई आपसे ये पूछे कि 1 के लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा रैशनल नंबर कौन सा है तो कोई भी नहीं जानता। 1 के बाद कौन सा रैशनल या इररेशनल नंबर या रियल नंबर आएगा कोई भी नहीं जानता, लिहाजा इसका कोई लार्जेस्ट एलिमेंट इस सेट का नहीं होगा। वो तमाम पॉजिटिव रैशनल नंबर जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है वो राइट साइड पे पड़े होंगे। अब वो किस तरह के होंगे, वो बाउंडेड बिलो होंगे क्योंकि उनमें वो तमाम रैशनल नंबर होंगे जो स्क्वायर रूट 2 से बड़े हैं। अब फिर वही बात है कि स्क्वायर रूट 2 के करीब कौन सा रैशनल नंबर है कोई नहीं जानता, लिहाजा उसका कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। इस थ्योरम का हासिल सिर्फ ये है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर कुछ गैप्स हैं, कुछ मिसिंग्स हैं। जैसे कि अब ए जो है, ए बाउंडेड अबव है
लेकिन उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसी तरह बी जो है वो बाउंडेड बिलो है, लेकिन उसका इन्फीमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। यानी ये इसको हम इनकम्प्लीटनेस कहते हैं। अगर किसी सेट के अंदर एक सिंगल ऐसी एग्जांपल भी आपको मिल जाए कि बाउंडेड अबव हो लेकिन सुप्रीमम एग्जिस्ट ना करता हो, तो उस सेट को इनकम्प्लीट सेट कहते हैं। या बाउंडेड बिलो हो पर उसका इन्फीमम एग्जिस्ट ना करता हो, उसे भी इनकम्प्लीट सेट कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये एग्जांपल हमें ये भी बता रही है कि सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इनकम्प्लीट सेट है। उसके अंदर एक बाउंडेड अबव सेट लिया तो उसका सुप्रीमम ना मिला, एक बाउंडेड बिलो सेट लिया तो उसका इन्फीमम नहीं मिला। ठीक है, सो इट सजेस्ट दैट दिस सेट इज इनकम्प्लीट। प्रूफ से हमने कुछ नहीं लेना देना। आगे आगे ऑर्डर ऑन अ सेट, कि ऑर्डर ऑन अ सेट से क्या मुराद है। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ऑर्डर ऑन ए सेट इज ए रिलेशन लेस देन विद द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हों। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी ये कि अगर आप कोई से दो एलिमेंट उस सेट के लें तो आपके पास इन तीन में से एक कंडीशन जरूर सेटिस्फाई हो। या एक्स रिलेट करे उस वाई के साथ। अब क्योंकि ये एस लिखा है ना, तो ये जरूरी नहीं कि एक्स और वाई रियल नंबर हो, तो हम लेस देन नहीं कह सकते, अलामती तौर पे क्या भी ले तो हरज नहीं है। अगर एक्स रिलेट करता है वाई के साथ, या वाई रिलेट करता है एक्स के साथ, या एक्स और वाई दोनों सेम है, ये पहली कंडीशन है। इसे आप रियल नंबर्स के अंदर अगर देखें तो ट्राइकोटोमी लॉ भी कहते हैं कि हर दो नंबर कंपेरेबल है। या तो ए लेस देन बी है, या ए इक्वल टू बी है, या ए ग्रेटर देन बी है। ये तीन केस में से कोई एक केस है। इसे हम टोटल ऑर्डर भी कहते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो टोटल ऑर्डर कहलाता है। नंबर टू, इसे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर x जो है वो लेस है y से और y लेस है z से, तो फिर x और z को के दरमियान क्या रिलेशन होना चाहिए, x को भी लेस होना चाहिए z से। अगर ये दो नेचुरल प्रॉपर्टीज किसी भी रिलेशन में है तो उस रिलेशन को ऑर्डर कहते हैं और उस सेट को ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। A set is said to be ordered set if an order is defined। ये हो गया ऑर्डर। ठीक है, आपने ऑर्डर को इन दो चीजों से याद रखना है कि ऑर्डर एक ट्राइकोटोमी लॉ होता है, एक ट्रांजिटिव लॉ होता है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो एक रिलेशन जो है वो ऑर्डर कहलाता है। अब ऑर्डर्ड सेट डिफाइन किया है ताकि बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की बात की। अब एस आपके पास ऑर्डर्ड सेट है, ई उसका सबसेट है। अगर आपको एस में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिससे बड़ा कोई एलिमेंट ई में ना हो, तो फिर उस एलिमेंट को कहते हैं ई का अपर बाउंड और ई को कहते हैं बाउंडेड अबव। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसे आप एस ले लें। एक आप 1 से लेके 10 तक आप एक सेट ले लें। ये 1 से लेके 10 तक जो सेट है ये आपके पास ई है। अब आप देखें आपके पास रियल नंबर्स में मिसाल के तौर पे 11 एक ऐसा नंबर है कि उससे बड़ा कोई नंबर सेट में मौजूद नहीं है, लिहाजा 11 आपके सेट का अपर बाउंड बन जाएगा और आपका सेट बाउंडेड अबव कहलाएगा। इसी तरह आप बाउंडेड बिलो भी डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसा नंबर लोअर बाउंड कहलाएगा जिससे छोटा कोई नंबर आपके सेट में ना हो। साल के तौर पे दोबारा वही सेट 1 से 10 आप ले लें और आप कोई एक नंबर उठा लें, मसलन -20। अब -20 इसका लोअर बाउंड कहलाएगा क्योंकि -20 से छोटा कोई नंबर आपके सेट में नहीं है और इस सूरत में आप सेट को बाउंडेड बिलो कहेंगे। अब आप नोट कर लें कि आपके पास एक सेट के इनफाइनाइट अपर बाउंड भी हो सकते हैं। इसी सेट 1 से 10 जो है इसका अपर बाउंड 10 खुद भी इसका अपर बाउंड है क्योंकि 10 से बड़ा कोई एलिमेंट इसमें नहीं पड़ा, लिहाजा 10 भी अपर बाउंड की डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है। 10, 11, 12, 13, 14, 10 और उससे बड़े जितने भी रियल नंबर है ये सारे के सारे इस सेट के अपर बाउंड्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि आपके सेट के करीब तरीन अपर बाउंड कौन से वाला है, जो स्मॉलेस्ट होगा यानी 10। लिहाजा हमारा इंटरेस्ट होता है स्मॉलेस्ट अपर बाउंड में और इस अपर बाउंड को हम कहते हैं सुप्रीमम। यानी सुप्रीमम एक ऐसा अपर बाउंड होता है जिससे छोटा कोई नंबर लें तो वो अपर बाउंड ना हो, इसलिए इसे हम लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं। इसी तरह इसके एक सेट के बेशुमार लोअर बाउंड्स भी हो सकते हैं। मसलन 1 से लेकर 10 तक जो है इसका 1 भी इसका लोअर बाउंड है क्योंकि 1 से छोटा कोई एलिमेंट इस सेट में नहीं है। 1, 0, -1 ये सारे के सारे 1 के लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट पड़े हैं ये सारे के सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं, इनफाइनाइट हैं। अब हमारे इंटरेस्ट का एलिमेंट कौन सा होगा, जो इस सेट के करीब तरीन होगा,
और वो कौन सा होगा, वो होगा 1, और वो इन सब से बड़ा है, इसलिए हम उसे कहेंगे लार्जेस्ट लोअर बाउंड, या इसको हम इन्फीमम भी कहते हैं। अब आपके रियल एनालिसिस में सबसे पहला अहम टॉपिक यही है, इन्फीमम, सुप्रीमम, लोअर बाउंड, अपर बाउंड और इसकी एग्जांपल्स, ये आपके लिए अहम है। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कुछ मैं आपको मजीद यहाँ से दिखाता हूँ, बाकी हम प्रैक्टिस बार्टल की बुक से करेंगे। अब ये इन्होंने दोबारा वही एग्जांपल दी है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर में अगर आप चले जाएं तो p such that p is a rational number whose square is less than 2। अब ये बाउंडेड अबव है, आपने p की वैल्यू देखनी है तो p लेस देन स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 से ये बाउंडेड अबव है, और ये b जो है ये बाउंडेड बिलो है। तो ये एग्जांपल है बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, r इज द रैशनल नंबर सच दैट r इज लेस देन 0, 0 से छोटे तमाम रैशनल नंबर्स का सेट, ये बाउंडेड अबव है 0 से, और 0 इसका सुप्रीमम है। 0 से बड़ा हर नंबर इसका अपर बाउंड होगा, लेकिन सबसे छोटा अपर बाउंड क्योंकि 0 है, 0 इसका सुप्रीमम बन जाएगा। और आप ये नोट करें कि 0 इसका सुप्रीमम तो है, लेकिन इस सेट के अपने अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि r इक्वल टू 0 नहीं आया, इसलिए 0 इस सेट में शामिल नहीं है, लेकिन 0 इसका सुप्रीमम है। तो लिहाजा ये नोट कर लें कि जो सुप्रीमम होता है वो सेट का एलिमेंट हो, ये जरूरी नहीं है। सेकंड एग्जांपल में r ग्रेटर इक्वल टू 0, 0 से बड़े तमाम 0 और उससे बड़े तमाम रैशनल नंबर्स। अब ये बाउंडेड बिलो है 0 से, बाउंडेड अबव नहीं है। 0 से बड़े तमाम नंबर इसमें हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इसका अब ये बाउंडेड बिलो है और इसका इन्फीमम 0 है। अब 0 r इक्वल टू 0 का मतलब है कि 0 इसका एलिमेंट भी है। तो इसका मतलब ये है कि एक एग्जांपल ने आपको ये बताया कि सुप्रीमम जो है वो जरूरी नहीं है कि वो सेट में हो। दूसरी एग्जांपल ने आपको ये बताया कि सम टाइम ये हो सकता है कि उसका सुप्रीमम या इन्फीमम कोई एक या दो या दोनों उस सेट में मौजूद भी हो। ठीक है, लिहाजा अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सुप्रीमम हमारे सेट में है या नहीं है, इन्फीमम हमारे सेट में है या नहीं है। अगर आप यहाँ एग्जाम्पल देना बड़ी आसान है, अगर आप यहाँ इक्वल टू का साइन डाल दें तो सुप्रीमम उस सेट का हिस्सा बन जाएगा। अगर ये इक्वल टू का साइन मिटा दें तो सुप्रीमम उस सेट का हिस्सा नहीं बनेगा। यही काम आप इन्फीमम के साथ भी कर सकते हैं, यही काम आप सुप्रीमम के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आसान भी है। ये एक सेट है 1 ओवर n, 1, 1 ओवर 2, 1 ओवर 3, 1 ओवर 4। ये इसमें देखें लार्जेस्ट एलिमेंट 1 है। ये याद रखें, अगर किसी सेट में लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा हो तो वही उसका सुप्रीमम होता है। लिहाजा 1 इसका क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट है, 1 इसका सुप्रीमम है। 1 के बाद बाकी क्या है, 1 ओवर 2, 1 ओवर 3, ये डिक्रीज हो रहा है, और ये 1 ओवर 4, 1 ओवर 5 ये 0 की तरफ जा रहा है। लेकिन 0 होगा नहीं, क्योंकि आप n की कोई भी वैल्यू दे दें, n की कोई भी नेचुरल नंबर यहां रखें, आंसर 0 नहीं आएगा। ये सेट पड़ा है 0 और 1 के दरमियान। 1 का तो आपको आसानी से पता चल गया कि 1 जो है ये इसका सुप्रीमम है, क्योंकि 1 लार्जेस्ट एलिमेंट है। इस सेट के अंदर कोई भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। ये 1 से चल पड़ा है 0 को, अब ये ना तो 0 को पहुंचेगा और ना ये 0 से दूर रहेगा, क्योंकि आप इसको 0 के जितना करीब ले जाना चाहते हैं ये चला जाएगा। यानी अगर आप कहें कि ये 0.0001 ये इतना दूरी पे है 0 के, तो आपको n की एक वैल्यू ऐसी मिल जाएगी कि जो इससे भी छोटी होगी। लिहाजा आप यहाँ पे n की वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो आपका नंबर 0 के करीब होता जाएगा, करीब होता जाएगा, करीब होता जाएगा। इसे हम लिमिट कहते हैं। लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है, यानी 1 ओवर n की लिमिट आपको पता है, 1 ओवर n, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज 0। लिमिट का मतलब ही ये है कि 0 इसकी लिमिट का मतलब ये है कि आप 1 ओवर n को 0 के जितना करीब ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। आप n की वैल्यू बस बढ़ाते जाएंगे, आपका नंबर n 1 कर दें तो आपका नंबर 1 पे आ गया, n 2 कर दें 0.5 पे चला गया, n 3 कर दें 0.3 पे चला गया, n 4 कर दें 0.25 पे चला गया। आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएं, आपका वो नंबर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये जरूर इंटरेस्टिंग बात मैथमेटिक्स में है कि अल्लाह जाने कि क्या बनेगा कि वो 0 को नहीं पहुंचेगा, लेकिन आप जब जितना भी 0 के करीब जाके देखेंगे आपको वो उससे भी ज्यादा करीब नजर आएगा। यानी आप 1 ओवर n की टर्म्स को 0 से जुदा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 0 के गिर्द ये वो इलाका है जिसमें 1 ओवर n की कोई टर्म नहीं आती। आप ये नहीं कहते 0 के गिर्द ये इंटरवल ऐसा है जिसमें 1 ओवर n की कोई टर्म नहीं आ रही। तो ये डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की। तो यहाँ आपको बताना मैंने ये है कि जो इन्फीमम होता है या जो सुप्रीमम होता है वो बजाते खुद लिमिट पॉइंट भी होता है। यानी अब 1 अगर इसका सुप्रीमम है तो 1 इसका लिमिट पॉइंट भी है।
वन इसका लिमिट पॉइंट कैसे है? इस सेट के अंदर से मैं आपको एक सीक्वेंस बना के दे सकता हूं, 1 - 1/n। ये सिर्फ 1/n नहीं, 1 - 1/n। अब आप उसकी लिमिट लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1/n जीरो हो जाएगा, जस्ट आपके पास 1 रह जाएगा। 1 - 1/n की जब लिमिट लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। लिहाजा ये जो सुप्रीमम है ये बजाते खुद एक लिमिट पॉइंट है इस सेट का। इसी तरह दूसरा लिमिट पॉइंट इसका जीरो है, वो डायरेक्टली 1/n की आप लिमिट लें, आपके पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आज का आप ये रिजल्ट आपके लिए बहुत अहम है, आपने याद रखना है, यहाँ कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको कि सुप्रीमम और इन्फीमम ये दोनों जो हैं ये सेट के लिमिट पॉइंट्स होते हैं। आगे आ गया लीस्ट अपर बाउंड तीन प्रॉपर्टीज है, पहले नाम बता देता हूं आपको। आपने याद रखना है लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। फिर आपने याद रखना है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर आपने याद रखना है कि इन्फीमम प्रॉपर्टी क्या होती है। तीन चीजें हैं, सुप्रीमम प्रॉपर्टी, इन्फीमम प्रॉपर्टी और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए तो इन तीनों का मतलब एक ही है। पहले आ जाए कि सुप्रीमम प्रॉपर्टी क्या होती है। सुप्रीमम प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपका सेट बाउंडेड अबव हो तो उसका सुप्रीमम लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी अगर आपका कोई सेट बाउंडेड अबव है उसका सुप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा। नंबर 2, इन्फीमम प्रॉपर्टी क्या है? आपको मैं काउंटर एग्जांपल पहले दे देता हूं। शुरू में आपने एग्जांपल की, आपने एक सेट ए लिया, p सच दैट p इज अ रैशनल नंबर, p स्क्वायर लेस देन 2। वो बाउंडेड अबव था, उसका अपर बाउंड था स्क्वायर रूट 2, लिहाजा वो बाउंडेड अबव है, लेकिन उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर उसका सुप्रीमम होता तो वो स्क्वायर रूट 2 होता। अब स्क्वायर रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, लिहाजा जो सेट ऑफ ऑल उसके अंदर ये सुप्रीमम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। सेट ऑफ रैशनल नंबर में सुप्रीमम प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसके अंदर एक अपर, आप इसके अंदर एक ऐसा सेट बता सकते हैं जो बाउंडेड अबव है लेकिन उसका सुप्रीमम नहीं मिलता आपको। अच्छा, लेकिन अगर किसी सेट में ये खूबी हो कि उसके हर बाउंडेड अबव सेट का सुप्रीमम मिल जाए तो आप कहते हैं इसके अंदर सुप्रीमम प्रॉपर्टी है। और अगर किसी सेट के अंदर ये खूबी हो कि हर बाउंडेड बिलो सेट का इन्फीमम भी जरूर हो तो उसे कहते हैं कि इस सेट के अंदर इन्फीमम प्रॉपर्टी है। तो अब आप याद रखें, इन जनरल ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम भी मिले। इन जनरल ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम भी मिले। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी उस सेट में आ जाए तो इसे सुप्रीमम प्रॉपर्टी या इन्फीमम प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि अगर किसी सेट में सुप्रीमम प्रॉपर्टी हो तो उसके अंदर इन्फीमम प्रॉपर्टी भी होती है, और अगर किसी सेट में इन्फीमम प्रॉपर्टी हो तो उसके अंदर सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी होती है। कैसे? ये रिजल्ट है, an ordered set which has the least upper bound property also has the greatest lower bound property। यानी अगर किसी सेट में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी हो तो उसके अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी होती है। कैसे होती है? आप इसे इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपका जो सेट है, फर्ज करें कि आपका सेट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 उसका अपर बाउंड हो जाएगा, वो सेट बाउंडेड अबव हो जाएगा, और 1 ही उसका सुप्रीमम भी है। तो आपका सेट बाउंडेड अबव था, आपको उसका सुप्रीमम 1 मिल गया। अच्छा, अब देखें इस सेट के अंदर इन्फीमम प्रॉपर्टी कैसे आएगी। अब आप देखें, आपका सेट था सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लेस देन 1, ठीक है। अब 1 क्या है? 1 इसका अपर बाउंड है। अच्छा, 2 क्या है? 2 इसका अपर बाउंड है। 3 क्या है? इसका अपर बाउंड है। 4 क्या है? इसका अपर बाउंड है। अब आप ए छोड़ के ए का कंप्लीमेंट ले लें, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 1। ये जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 1 है, ये सारे के सारे इस सेट के अपर बाउंड्स हैं। ठीक होगी बात? ये सारे इसके अपर बाउंड हैं, इसका सुप्रीमम मिल गया, ये सुप्रीमम प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अगर आप जरा पीछे देखें, जो ए के अपने एलिमेंट हैं, वो ये जो सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड है, ए के अपने एलिमेंट उस सेट के। जी अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक शुरू करने लगे हैं और वो है फील्ड प्रॉपर्टीज का। इससे पहले आपने ऑर्डर प्रॉपर्टीज देखी है, लेकिन ये नोट्स इनसफिशिएंट है। जैसे मैंने शुरू में बताया, हम इस टॉपिक को आर.जी. बार्टल की बुक से भी लेके चलेंगे, लेकिन अभी हम इस नोट्स को गो थ्रू कर रहे हैं। अब है फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड एफ विद टू बाइनरी ऑपरेशंस कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन satisfying the following properties।
आसान आसान प्रॉपर्टीज हैं। एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, अगर आप दो नंबर लें उनका सम भी, अगर f के अंदर दो एलिमेंट लें उनका सम भी f में होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ट्रांजिटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, और नेगेटिव एक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स। ये 5 बड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी सेट में अगर हो तो उसे आप अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप कहेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है सेम 5 प्रॉपर्टीज, सिर्फ एक फर्क पड़ेगा कि क्लोजर लॉ ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ भी होगा, एसोसिएटिव लॉ भी होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। इनवर्स में एक इजाजत होगी कि जीरो के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स उसमें होना चाहिए, यानी जीरो की इजाजत होगी। जीरो के अलावा जो नॉन जीरो एलिमेंट बनते हैं एफ के, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक अबिलियन ग्रुप बनाएंगे। दो कंडीशन हो गई। तीसरी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये होल्ड करेंगे। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज किसी भी सेट में हो तो उसे हम फील्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक बड़ा आसान सा एमसीक्यूज आता है कि अगर f एक फील्ड हो तो f माइनस जीरो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। अगर सिर्फ f कह दिया जाए कि f एक फील्ड है तो क्या f अंडर एडिशन तो अबिलियन ग्रुप होगा, लेकिन f अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप नहीं होगा जब तक कि उसमें से जीरो एलिमेंट को निकाल ना दे। और ये हर फील्ड के लिए करना ही पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि कोई भी फील्ड है तो वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप तो बनेगा, और जब वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनेगा तो साफ जाहिर है फिर उसमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो का होना जरूरी हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं जरा जाना पड़ा था मुझे, मैं अपनी बात को फिर जल्दी से आगे बढ़ाने लगा हूँ। फील्ड का मतलब आपको पता चल गया कि अंडर एडिशन तो वो अबिलियन ग्रुप है, और जब वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है तो उसकी मजबूरी है कि जीरो ने उसके अंदर आना है, क्योंकि जीरो जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। जब जीरो उसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के तहत, तो फिर जीरो प्रॉब्लम करेगा अंडर मल्टीप्लीकेशन में। लिहाजा फील्ड की डेफिनेशन में ये लाजमी बात है कि जब अंडर मल्टीप्लीकेशन देखना है तो नॉन जीरो एलिमेंट लेने हैं, क्योंकि जीरो ने आना ही आना है। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन एफ कभी भी ग्रुप नहीं बन सकता, लेकिन नॉन जीरो एलिमेंट लेके ये ग्रुप बन सकता है। अच्छा, ये हो गई। इन्हें आप एक्सियम समझ के आगे चलें, ठीक है, इन्हें आप 11 कलमे समझ के आगे चलें। ये हो गए फील्ड की बातें। अब इन 11 कलमों से या 11 जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी मदद से बाकी अगली चीजें हम देखेंगे। ये हमारा थ्योरम आ गया, द एक्सियम्स फॉर एडिशन। जो फील्ड की डेफिनेशन में आपने एक्सियम पढ़े एडिशन के 5 प्रॉपर्टीज, इंप्लाई द फॉलोइंग। नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस जेड, देन y इज इक्वल टू z। बड़ी सिंपल सी बात है, इसे आप कैंसिलेशन लॉ कह लेंगे गालबन, कि ये आपका जो है x x से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू z। लेकिन ये कैंसिलेशन लॉ कहां से आया? प्रूव की हमें जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको बताता हूं। ये देखें, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी यूज की, ये देखें एडिटिव इनवर्स यूज किया, ये देखें एसोसिएटिव लॉ यूज किया, और ये फिर इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी। यानी मैं आपको ये कह सकता हूं कि वो जो 5 प्रॉपर्टीज थी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप की, उनकी वजह से ये कैंसिलेशन लॉ आ गया। ठीक है, अब आप अगर नजर दौड़ाएं तो आपने ग्रुप थ्योरी के अंदर भी ये पढ़ा है कि अगर कोई ग्रुप हो अंडर एडिशन तो उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। लिहाजा ये प्रॉपर्टी ग्रुप होने की वजह से आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको पहचाने तो, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, देन, अब देखा जाए तो इसे हम एज ए कैंसिलेशन लॉ ही लेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स है। ये a वाली प्रॉपर्टी अगर लगाए हम तो x कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको अलजबरा की फॉर्म में आप देखें तो आप इस प्रॉपर्टी पे अगर गौर करेंगे तो ये बेसिकली ये प्रूव कर रही है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। कि आपने कहा कि फर्ज करो
अब ये देखें ना, ये जो y है ये यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल प्ले कर रहा है। x प्लस वाई इज अगेन x फॉर एवरी x। तो ऐसा एलिमेंट जो x पे फर्क नहीं डालेगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। और ऑलरेडी आपने पढ़ा है अब ऊपर के आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, तो बिकॉज द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक देयरफॉर y इज इक्वल टू जीरो। तो दिस शोज द यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरह अगर आप c को देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो को अगर हम लिख लेंगे x माइनस एक्स, तो x x से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। जाहिर ये भी कैंसिलेशन ला है, लेकिन इनफैक्ट अलजबरा के फॉर्म में अगर आप देखें तो ये प्रूव कर रहा है। आप देखें ये x में y ऐड होके जीरो दे रहा है फॉर एवरी x, तो ये y तो बुनियादी तौर पे x का एडिटिव इनवर्स हो गया फिर। एंड एडिटिव इनवर्स इज यूनिक, एडिटिव इनवर्स तो यूनिक होता है, और आप जानते हैं कि x का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस एक्स है, इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस एक्स। सो दिस शोज दैट दिस y इज एक्चुअली negative inverse is the additive inverse of x and this is the uniqueness of inverse। अच्छा ये बात हो गई। उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप हम अक्सर पूछते रहते हैं एक दूसरे से कि भाई माइनस माइनस प्लस क्यों हो जाता है, तो ये उसकी वजह है। दिस इज वाई माइनस माइनस इज प्लस। इसे आप माइनस इंटू माइनस वन इज इक्वल टू प्लस वन क्या प्रूव करना हो तब भी आप कह सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल प्रूव है कि नेगेटिव ऑफ द नेगेटिव इज पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। प्रूफ बड़ा आसान है, प्रूफ में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप यहां से अगर एक लाइन नजर आ रही है आपको, यहां से आप समझ सकते हैं। ये आप अगर इस लाइन पे गौर करें तो ये है माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये लाइन क्या बता रही है हमें, ये देखें माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं इसे हाईलाइट कर लूं इसे माइनस एक्स को, तो आपको इसे मैं a पढ़ दूं तो ये बनेगा a प्लस एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स। तो आप मुझे कहेंगे कि फिर ये जिसे मैं a कह रहा हूं ना, ये असल में x का एडिटिव इनवर्स है, लिहाजा मैं इसे लिख सकता हूं x इज एक्चुअली द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, साथ माइनस ही आएगा ना, तो ये माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। यानी अगर आप इस इक्वेशन पे एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन अप्लाई करें, मैं रिपीट कर रहा हूं, माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये वाला जो x है, ये वाला x, ये इस माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स है। और माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वो ये होता है माइनस इंटू माइनस एक्स। सो माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा अब अगर आप वैसे प्रॉपर्टी यूज करें तो आप कहेंगे जस्ट ये कह देंगे कि ये वाला जो माइनस एक्स है ये इधर आके माइनस में आ गया, तो x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस एक्स। तो उस सूरत में ये सिंपल सी बात बन जाएगी। बहरहाल दिस इज अ प्रूफ दैट माइनस इंटू माइनस इज प्लस। अब सेम इसी तरह से आप इन्हीं को कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा, यानी सेम मल्टीप्लीकेशन के लिए यहीं से बन जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, और अगर x नॉन जीरो है x कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू जेड। इन्हीं फोर प्रॉपर्टीज को आप देखें, आप मल्टीप्लीकेशन के लिए कन्वर्ट कर देना है। ये देखें a प्रॉपर्टी सेम कैंसिलेशन ला, b प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज यूनिक, c प्रॉपर्टी y इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x, d प्रॉपर्टी वहां पे क्या था, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज प्लस, यहां पे क्या है, इनवर्स ऑफ x इनवर्स इज अगेन x, यानी डबल इनवर्स लेने से आपका एलिमेंट दोबारा से वही आ जाता है। अंडर एडिशन था तो माइनस इंटू माइनस हो गया, अंडर मल्टीप्लीकेशन था तो इनवर्स ऑफ इनवर्स हो गया। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी ट्रिवियल, प्रूफ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जब आप इसको रीडिंग करें ना तो आप जरूर आप इसे एंजॉय करेंगे अगर आप ये ज़हन में रखेंगे कि एक्सियम थे, जो फील्ड की 11 प्रॉपर्टीज थी ना, उन्हें हमने मान ली है, उन्हें मान के हम आगे चल रहे हैं और बाकी हर चीज प्रूव कर रहे हैं। यानी उनका प्रूव नहीं दिया हमने फील्ड प्रॉपर्टीज का, वो हमारे बेसिक हमारे पिलर्स हैं, उनको लेके हम एक पूरी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। अच्छा अब आगे आ जाए, अब आ गया फील्ड एक्सियम, यानी शुरू में रिजल्ट बनाए हमने एडिशन से, फिर बनाए मल्टीप्लीकेशन से, अब हम फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज लेके कुछ नए रिजल्ट्स बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट वन वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसका प्रूफ पढ़ेंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। रिजल्ट इज वेरी सिंपल कि जीरो मल्टीप्लाई एनी रियल नंबर एक्स गिव जीरो।
यहाँ इसका प्रूव है कि एक नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करके आंसर जीरो क्यों आता है। अच्छा, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर एक्स और वाई दोनों नॉन जीरो हो, उनका प्रोडक्ट जो है वो भी नॉन जीरो होता है। आप जरूर आप रीडिंग के लिए पढ़ लीजिएगा इसका प्रूफ। प्रूफ में वो सपोज करेगा कि फर्ज कर लेते हैं कि एक्स और वाई नॉन जीरो है, लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो है, तो उसकी कंट्राडिक्शन हो जाएगी। बहरहाल दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट क्या है कि अगर आप माइनस एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करें, या आप एक्स को माइनस वाई से, या माइनस एक्स वाई, ऑल आर सेम, वेरी ट्रिवियल। फोर्थ वन, ये रिजल्ट वहां से बनाया, वो जो ऊपर आपने प्रूव किया माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स, वो रिजल्ट यहाँ पे लगाया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बड़े ट्रिवियल सा रिजल्ट है। तो ये तीन थ्योरम थे फील्ड प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। इससे पहले आपने ऑर्डर प्रॉपर्टीज पढ़ी, अगले स्टेप पे जाके हम इन्हें इकट्ठा कर देंगे ऑर्डर्ड फील्ड। नाम से आपको पता चल जाएगा, ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जो ऑर्डर्ड सेट भी है। अब ऑर्डर सेट क्या होता है आपके ऊपर बताया मैंने। ऑर्डर सेट का मुराद ऐसा सेट होता है जिसमें एक ऐसा रिलेशन हो जो दो खूबियां रखता हो, एक ट्राइकोटोमी ला, एक ट्रांजिटिव ला, तो वो ऑर्डर सेट बन जाएगा। दूसरी चीज फील्ड, फील्ड क्या होता है, जिसमें ये 11 प्रॉपर्टीज आपके पास हो, उसे हम फील्ड कहते हैं। अब आ गया ऑर्डर्ड फील्ड, तो ऑर्डर्ड फील्ड से मुराद क्या होगा, एन ऑर्डर्ड फील्ड इज अ फील्ड, एक तो वो फील्ड होगा, दूसरा वो ऑर्डर सेट होगा, और उसके अंदर ये दो इजाफी खूबियां आ जाएंगी। कौन कौन सी दो खूबियां आ जाएंगी, एक्स प्लस वाई इज लेस देन एक्स प्लस जेड, इफ एक्स वाई जेड आर एलिमेंट्स ऑफ एफ एंड वाई इज लेस देन जेड। अगर आप यहां से पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा आपको कि इफ वाई इज लेस देन जेड then we can add x on both sides, x plus y is less than x plus z. This is very simple, additive property है inequality की। अच्छा, सेकंड इज अगेन वेरी ट्रिवियल, अगर x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, तो उसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है। यहाँ एक और बात भी आप ऐड कर सकते थे, लिखी नहीं हुई लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो, तब भी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो ये भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, सेट ऑफ रैशनल नंबर ऑर्डर्ड फील्ड है, सेट ऑफ रियल नंबर भी ऑर्डर्ड फील्ड है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड है। फील्ड की प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई करता है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से वहां पे आप मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बड़ा इंटरेस्टिंग होता है उसमें। फील्ड तो वो है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑर्डर प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती जो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर है। अच्छा, अब जबकि वो ऑर्डर फील्ड बन गया, तो उससे जो नए रिजल्ट्स मिले हमें हमें कुछ नई चीजें अखज हुई। वो क्या क्या थी, वेरी ट्रिवियल, अगर x पॉजिटिव हो तो जो नेगेटिव x होगा वो नेगेटिव होगा। यानी अगर एक नंबर पॉजिटिव हो तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होता है, हमें ये पता है। लेकिन यहाँ ये एक और बात भी जाहिर कर रहा है कि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगेन वेरी ट्रिवियल, x पॉजिटिव है और y लेस देन z है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा, फिर अगर x नेगेटिव है और आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अच्छा, इसी तरह अगर x जीरो नहीं है, यानी x अगर नॉन जीरो है, इफ x इज नॉट जीरो, x अगर नॉन जीरो है यानी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो x का स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। यहाँ आप जरा आप इसका प्रूफ पढ़िएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है। आप प्रूव कर पाएंगे कि अगर x क्यों ऐसा होता है कि x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है। इन पर्टिकुलर वन इज ग्रेटर देन जीरो, वो तो अंडरस्टूड हो जाएगा क्योंकि वन नॉट इक्वल टू जीरो है। जब यहाँ पे वन पुट करेंगे, वन का स्केयर ग्रेटर देन जीरो हो ही जाएगा।
इसी तरह ये रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर पॉजिटिव हो, x लेस देन 1 हो, तो उनका जो रेसिप्रोकल होता है उसमें ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, यानी x अगर लेस देन 1 है तो 1/x ग्रेटर देन 1/y है। आप इसका प्रूफ पढ़ लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे वैसे डिस्कस कर लेना, लेकिन हमारा आज का टारगेट इसके रिजल्ट्स का है जस्ट। अच्छा नेक्स्ट देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ रियल फील्ड। देयर एग्जिस्ट एन ऑर्डर्ड फील्ड R which has the least upper bound property। यहां तक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसमें यहां पे वो खास पॉइंट रेज नहीं किया गया जो असल वजह है और जो असल इंटरेस्ट की बात है। मैं आपको बताता हूं यहां असल इंटरेस्ट क्या है हमारा। आप देखो, हमने तीन बातें डिस्कस की। हमने डिस्कस, सबसे पहले हमने लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, यानी सुप्रीमम प्रॉपर्टी। उसे अगर आप कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी हमने डिस्कस किया कि आर जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर वो कंप्लीट है। फिर हमने डिस्कस किया कि आर एक फील्ड बनाता है। दो बातें हो गई। फिर हमने डिस्कस किया कि ये ऑर्डर सेट भी है, तो लिहाजा आर के अंदर तीनों खूबियां आ गई। ऑर्डर्ड सेट भी है, फील्ड भी है और सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी रखता है। आपके लिए ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि दुनिया जहां में ये अकेला ऐसा सेट है जिसके अंदर ये तीन खूबियां हैं। अगर आप सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के बारे में एक सेंटेंस में बताना चाहते हैं कि वो क्या है, अगर आप इसकी फजीलतें बयान करना चाहते हैं तो आप एक लाइन में बयान कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ये तीन लफ्ज हैं जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के बारे में सारी बातें बता देते हैं। अगर आप बाकी सेटों को देखें, मसलन आप सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर को देखें, तो जो रैशनल नंबर का सेट है वो ऑर्डर्ड है, वो फील्ड है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो वो फील्ड है, कंप्लीट है, लेकिन वो ऑर्डर्ड सेट नहीं है। ठीक है, तो आपको कोई और सेट ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर ये तीनों खूबियां हो। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट ये बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ये इसकी एक डिफरेंट फॉर्म लिखी है। इसके बाद जब हम आर्ची बार्टल से यही चैप्टर रिवाइज करेंगे तो वहां पे आप नोट करेंगे कि ये बड़ी फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी है। बेसिकली आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये है कि हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर जरूर होता है। दिस इज कॉल्ड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। फॉर एवरी रियल नंबर x there is a natural number n such that x is less than n। हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर पाया जाता है। हमारे प्रोफेसर बड़ी खूबसूरत बात करते थे यहाँ पे। वो कहते थे कि ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऐसे ही है जैसे हर फिरौन के लिए एक मूसा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बहुत बड़ा सेट है, अनकाउंटेबल है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसके मुकाबले में काउंटेबल है, लेकिन हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। यानी हर मूसा, हर फिरौन के लिए एक मूसा मिल जाएगा। तो ये बड़ी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है। आप कोई भी रियल नंबर उठाएं, जितना बड़ा मर्जी ले लें आप, उससे आगे एक नेचुरल नंबर जरूर आएगा। सो फॉर एवरी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दैट नंबर। दिस इज कॉल्ड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आगे ये इसकी एक फॉर्म है कि if x is a real number, y is another real number, x is positive, then there exists। आप इस फॉर्म के अंदर अगर आप जस्ट x को 1 पुट कर दें ना, यहाँ पे ये जो x r के अंदर है, ये इसको 1 पुट कर दें तो ये वही चीज बन जाएगी। फॉर एवरी रियल, अब मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ, x को मैं नहीं बोल रहा। फॉर एवरी रियल नंबर y in r there exists a positive integer n such that n is greater than y। दिस इज एक्चुअली द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसकी आगे बहुत सारी एप्लीकेशन में आपको दिखाऊंगा। अच्छा नेक्स्ट है ये Q इज डेंस इन R। डेंसिटी थ्योरम के नाम से मशहूर है, Q इज डेंस इन R। ये प्रॉपर्टी भी बड़ी आसान है। ये प्रॉपर्टी ये बताती है, बाय नाम से पता लग रहा है, डेंस का मतलब ये है कि ये भरा पड़ा है।
सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर से इस तरह से भरा पड़ा है कि आप कोई भी टुकड़ा लेते हैं रियल नंबर्स का, उसके अंदर रैशनल नंबर जरूर आएगा। या फिर इसको यूं बयान करते हैं कि हर दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर जरूर होता है। अच्छा, ये भी याद रखें कि एक ही जरूरी नहीं है कि हर दो रियल नंबर के दरमियान एक ही रैशनल नंबर होता है। हर दो रियल नंबर के दरमियान इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं। और सेम यही बात आप सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर के बारे में भी कह सकते हैं। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल एज वेल एज इररेशनल नंबर्स। लिहाजा क्यू भी आर में डेंस है और क्यू प्राइम यानी इररेशनल नंबर वो भी आर में डेंस है। तो ये डेंसिटी थ्योरम हो गया हमारा। आप इसका अगर प्रूफ पढ़ेंगे ना तो आपको वो बात समझ आएगी कि इन्फिमम और सुप्रीमम जो है वो किस कदर अहम है। उनके बगैर आप ये नहीं प्रूव कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट ये वही बात आ गई कि हर दो रियल नंबर के दरमियान जैसे रैशनल नंबर होता है वैसे इररेशनल नंबर्स भी होते हैं, और ये बड़ा ट्रिवियल सा प्रूव है इसका। अच्छा, नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है। फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, हर रियल नंबर एक्स के लिए रैशनल नंबर का एक पूरा सेट ऐसा पाया जाता है कि एक्स उसका सुप्रीमम होता है। यानी आप कोई एक रियल नंबर उठा लें, कोई एक रियल नंबर आप फर्ज कर लें, जैसे वन है, वन एक रियल नंबर है, आपको इस वन के करस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर्स का पूरा एक सेट मिल जाएगा जो वन को जो जिसका सुप्रीमम वन होगा। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, वन माइनस वन ओवर एन, वन माइनस वन ओवर एन। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? एन जब आपके पास वन होगा तो वन माइनस वन जीरो, एन जब आपके पास टू होगा तो वन माइनस वन ओवर टू, ये वन ओवर टू, एन जब आपके पास थ्री होगा तो वन माइनस वन ओवर थ्री, ये टू बाई थ्री। अब ये देखें, ये एक सेट बन जाएगा जिसका सुप्रीमम वन होगा। इसी तरह हर रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग आप पूरा एक सेट बना सकते हैं जिस सेट का जो कि रैशनल नंबर का सेट होगा, उस सेट का सुप्रीमम वन होगा। इसी तरह हर रैशनल नंबर के इसी तरह हर रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग आप सेट ऑफ इलरेशनल नंबर ऐसा ढूंढ सकते हैं जिसका सुप्रीमम वो एक्स होगा। अच्छा, अब अगर ये हर रियल नंबर के लिए है तो इसका मतलब है कि ये हर रैशनल नंबर के लिए भी है और हर इररेशनल नंबर के लिए भी है। लिहाजा ये प्रॉपर्टी इस तरह से भी आ जाती है कि फॉर एवरी इररेशनल नंबर एक्स देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू दैट इररेशनल नंबर। यानी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप बना सकते हैं। आप x को ले लें स्क्वायर रूट टू। अब स्क्वायर रूट टू एक इररेशनल नंबर है। अब आपके पास एक पूरा एक सेट ऑफ रैशनल ऐसा मिल जाएगा जिसका सुप्रीमम अंडर रूट टू होगा, और अंडर रूट टू क्योंकि रैशनल नहीं होगा, लिहाजा वो एग्जांपल ये भी प्रूव कर देगी कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर जो है वो इनकम्प्लीट है। अच्छा, दूसरी चीज जो यहाँ नोट्स पे नहीं लिखी, मैंने आपको पहले से बता दी कि सुप्रीमम बजाते खुद एक लिमिट पॉइंट होता है। लिहाजा आप इस रिजल्ट को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि फॉर एवरी रियल नंबर एक्स देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू एक्स। लिहाजा अब ये प्रॉपर्टी भी याद रखें कि फॉर एवरी इररेशनल नंबर एक्स देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू एक्स, एंड सिमिलरली फॉर एवरी रैशनल नंबर एक्स देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इररेशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू एक्स। इसको आसान लफ्जों में अगर आपको मैं ये बताऊं तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि हर रियल नंबर को रैशनल नंबर की मदद से अप्रोच किया जा सकता है। इसी को बुनियादी तौर पे इसी को डेंसिटी थ्योरम भी कहते हैं। यानी आप देखें ना, इसका मतलब क्या बन रहा है? इसका मतलब ये बन रहा है कि आप रियल लाइन पे जहां मर्जी चले जाएं, रियल लाइन पे कोई भी आप रियल नंबर उठाएं तो आप रैशनल नंबर की मदद से उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि रैशनल नंबर का सेट इतना डेंस है कि आप कहीं भी उससे जान नहीं छुड़ा सकते। आपका कोई रियल नंबर ही नहीं बचा, हर रियल नंबर को रैशनल नंबर अप्रोच कर रहे हैं। यही डेंसिटी थ्योरम है, यही डेंस होना है। डेंस का मतलब ही ये है कि हर रियल नंबर ही उसका लिमिट पॉइंट है। हर और लिमिट पॉइंट का मतलब भी ये है, लिमिट पॉइंट भी ऐसे पॉइंट को कहते हैं जिस तक आप पहुंच सकें, यानी जिस तक आप यानी देखें
एक्स एक रियल नंबर है, मैं क्लेम क्या कर रहा हूं कि एक्स इज एक्चुअली द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप रैशनल नंबर्स की मदद से, इरेशनल ना भी हुए, रैशनल नंबर ही इतने इतने डेंस होंगे कि आपको वो उस पॉइंट तक लेके चले जाएंगे। बहरहाल ये यहाँ एक बड़ी डिबेट है लिमिट पॉइंट्स के बारे में, लेकिन यहाँ उसका जिक्र नहीं मिलेगा आपको नोट्स में। खैर, नेक्स्ट ये भी एमसीक्यूज में आता है। फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, यानी एक्स एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड एवरी इंटीजर एन, देयर इज वन एंड ओनली वन रियल नंबर y such that y raised to power n is equal to x। ये यूनिकनेस है nth रूट की। बेसिकली इसका टाइटल ये बनता है यूनिकनेस ऑफ nth रूट। अच्छा, इसे जरा समझने की कोशिश करें आप। x एक रियल नंबर है, n एक इंटीजर है। आपको एग्जांपल ले लें, आप x को रख लें 4 और n को आप रख लें 2। अब आप देखें कि अगर आप -2 का स्क्वायर लें तो वो 4 बन जाएगा, -2 का स्क्वायर 4। और अगर आप +2 का स्क्वायर लें तब भी 4 बन जाएगा। अब आपको ये समझ आएगी कि ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट ये कहती है कि हर पॉजिटिव x और हर इंटीजर n के लिए आपके पास यूनिक y ऐसा होगा कि y की पावर n उस x के बराबर हो। अब ये गलत है। मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि अगर आप x1 रख लें, अगर आप x4 रख लें, 1 भी रख सकते हैं। अगर आप x1 रख लें और n आप 2 रख लें तो -1 का स्क्वायर भी +1 आ जाएगा और +1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, +1 -1। जबकि थ्योरम क्या कहता है कि y यूनिक है। इसका मतलब है कि दिस इज कंट्राडिक्शन। अब इसका हल क्या है? थ्योरम तो कहता है y यूनिक आना चाहिए। इसका हल ये है कि यहां पे एक बात आपने ऐड कर लेनी है कि देयर इज ए यूनिक पॉजिटिव, यहां आपने ऐड कर लेना है यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर। यहां पे कंडीशन है कि वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। बेसिकली y क्या है? यहां पे y nth रूट है। ये n इधर आएगा तो x की पावर 1/n हो जाएगा। y इज इक्वल टू nth रूट ऑफ x। मसलन 4 का आप स्क्वायर रूट लें, 4 के स्क्वायर रूट +2 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंडीशन लगा दें पॉजिटिव की तो वो सिर्फ +2 होगा। अच्छा, अगर आप क्यूब रूट लें, मिसाल के तौर पे आप 8 के क्यूब रूट लें, 8 के क्यूब रूट में आपको, अब आप देखें जब आप रूट लेते हैं ना, तो या तो उसके अंदर सिर्फ एक रियल नंबर आता है, और अगर वो रियल नंबर पेयर की फॉर्म में हो तो वो एडिटिव इनवर्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। यानी पॉजिटिव की कंडीशन लगा दें तो वो y हमेशा यूनिक होता है। तो लिहाजा इस अब आगे है एक्सटेंडेड रियल नंबर्स। ये हिस्सा जो है ना इस चैप्टर का, ज्यादातर हिस्सा वाल्टर रूडन की बुक में से है। आप अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप बआसानी वाल्टर रूडन की बुक समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप आइडिया लेने के बाद आपने, मैं आपको इन नोट्स के बारे में साथ साथ भी थोड़ा सा बताता रहा हूँ। आप देखना कि इनके अंदर भी बहुत सारा गैप है। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में इन्फीमम और सुप्रीमम की चीजें देखी थी, आप देखो कि इसमें तो थोड़ा बहुत जिक्र है उनका, इन्फीमम और सुप्रीमम का। बहुत सारी एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं, वो इसमें आप नहीं है, वो आपने बुक से लेनी है। इसी तरह सुप्रीमम और इन्फीमम की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुई, जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं होना। यानी सुप्रीमम और इन्फीमम का टॉपिक सबसे ज्यादा तवज्जो तलब है। इन नोट्स को पढ़ के आपका गुजारा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि चलो कुछ आइडिया हो गया, अब हम किसी बुक को पढ़ लेंगे। ये वाल्टर रूडन का हिस्सा है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम्स। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम क्या होता है? आपका जो फील्ड है आर, उसमें आप दो सिंबल यूज कर लेते हैं, एक प्लस इन्फिनिटी और दूसरा माइनस इन्फिनिटी। अब ये तखयलाती किस्म की चीजें हैं। मसलन प्लस इन्फिनिटी क्या है? प्लस इन्फिनिटी कोई ऐसी चीज है जो हर रियल नंबर से बड़ा है, उसे प्लस इन्फिनिटी का नाम दे दिया गया है। अब ऐसा कोई नंबर तो है नहीं जो हर रियल नंबर से बड़ा हो,
इसे एक अलामत कहा जाता है कि प्लस इन्फिनिटी एक अलामत है, सिंबॉलिकली ये है, दिस इज समथिंग ग्रेटर देन एवरी रियल नंबर। इसी तरह जैसे जो आपकी रियल लाइन है वो सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के अबाउट, कि जीरो से जितना आप राइट साइड पे जाएं उतना अगर आप लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो आपका साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह एक केस अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, उसके पैरेलल दूसरा अपोजिट केस जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो ये दो अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं। अब नेगेटिव इन्फिनिटी से मुराद एक ऐसी कोई ऐसी चीज होगी जो हर रियल नंबर से लेस है। ठीक है, तो आप समझ लें कि नेगेटिव इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान आपकी रियल लाइन लाई करती है। और इन दो चीजों को रियल नंबर सिस्टम में हम शामिल नहीं करते, लेकिन अगर इन दो को हम शामिल कर लें तो फिर उसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। जैसे कि आप देखें कि आर आपके पास एक ऑर्डर्ड सेट है। अब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी जब ये शामिल होंगी तो वो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम बनेगा। अब देखना हमने ये होता है कि ये जो नया सेट बनेगा एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से बड़ा सेट है। ठीक है, अच्छा क्या ये जो सेट बड़ा सेट जो बना है एक्सटेंडेड सेट, देखना ये है कि क्या इसकी वो प्रॉपर्टीज हैं जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की थी। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो है या रियल नंबर सिस्टम वो ऑर्डर्ड सेट था, तो लिहाजा ऑर्डर्ड का मतलब कि वो एक तरतीब में था, वो टोटली ऑर्डर्ड था, उसके एलिमेंट एक लाइन में थे, आप बता सकते थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब ये जो पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी है, इसे इस तरह एड्रेस किया गया है कि वी प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर। ओरिजिनल ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्सट्रीम राइट साइड पे आ गया और नेगेटिव इन्फिनिटी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आ गया। तो इस तरह जो रियल नंबर्स के अंदर ऑर्डर था वो एक्सटेंडेड रियल नंबर के अंदर प्रिजर्व रहा। ठीक है, ये एक एक रिमार्क ये हो गया कि एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम से उसके ऑर्डर प्रॉपर्टीज में फर्क नहीं पड़ा। दूसरी चीज, द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम डज नॉट फॉर्म ए फील्ड। यहां प्रॉब्लम हुआ कि जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पहले एक फील्ड बनाता था, अब वो फील्ड नहीं बनाता। क्यों नहीं फील्ड बनाता? क्योंकि अब वो ये उसकी वजह है, ये कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनकी वजह से वो फील्ड नहीं बनाता। मिसाल के तौर पे इफ x इज एनी रियल नंबर देन x प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी। आप एक फाइनाइट नंबर जब इंफिनिटी में ऐड करते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह x माइनस इंफिनिटी, दिस इज अगेन माइनस इंफिनिटी, आप माइनस इंफिनिटी में भी x ऐड कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी मिसाल ऐसे है जैसे इंफिनिटी से मुराद ऐसे है जैसे एक समुंदर होता है पानी का। अब एक समुंदर है पानी का, अगर आप उसमें से एक गिलास पानी निकाल भी लेते हैं या एक जग पानी निकाल भी लेते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। या आप एक पानी है समुंदर का, यानी समुंदर है, उसके अंदर आप एक गिलास पानी डाल देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इन्फिनिटी की मिसाल ऐसी है, ये इतना बड़ा नंबर है या कि ये कोई ऐसी चीज है कि इसमें कोई फाइनाइट नंबर ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इससे प्रॉब्लम पैदा होंगे। मिसाल के तौर पे x प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, अगर हम इसे मान लें कि ये फील्ड है, तो हमने फील्ड में तो पढ़ा है कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। अगर हम मान लें कि ये फील्ड बनाता है तो फील्ड में कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। और अगर कैंसिलेशन लॉ यहाँ लगाते हैं तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी से कैंसिल होकर x इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इस तरह तो हर रियल नंबर x ही जीरो हो जाएगा। लिहाजा ये कैंसिलेशन लॉज क्योंकि होल्ड नहीं कर रहे, लिहाजा यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये फील्ड प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी तरह x डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, ये हमें जीरो आंसर दे रहा है जबकि x जीरो नहीं है। और x ओवर नेगेटिव इंफिनिटी ये भी जीरो देगा हमें। नेक्स्ट ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज हैं सेकंड और थर्ड, और ये यहाँ पे भी प्रिजर्व हुई हैं कि x अगर पॉजिटिव है तो x इंटू इंफिनिटी साइन x इंटू इंफिनिटी इज इंफिनिटी। ठीक है, ये सॉरी ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज नहीं है, ये जस्ट ये बता रहा है कि जैसे आपने x को इन्फिनिटी में ऐड किया था तो इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा,
इसी तरह किसी फाइनाइट नंबर से जब आप इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर x को माइनस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस इन्फिनिटी रहता है। अगर x नेगेटिव हो, अगर x नेगेटिव का मतलब है कि उसे आप माइनस टी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर टी इज पॉजिटिव। ठीक है, सपोज x इज नेगेटिव तो उसका मतलब उसमें माइनस आ रहा है, उसे आप माइनस टी लिख देंगे, टी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा तो वो माइनस साइन रह जाएगा, लिहाजा ये माइनस इन्फिनिटी देगा। x इंटू माइनस इन्फिनिटी, अगर x नेगेटिव है कॉल इट माइनस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी इंटू इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये अब इसमें भी कैंसिलेशन लॉज होल्ड नहीं करते। आप देखिए अगर हम इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से कैंसिल कर दें तो x इक्वल टू वन आ जाएगा, जबकि x आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, हर रियल नंबर तो वन नहीं हो सकता, लिहाजा ये भी। तो ये कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो फील्ड के अंदर नहीं होते, तो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम लिहाजा ये फील्ड नहीं होता। यहाँ पे एक कमी रह गई है, इन्होंने कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं किया। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के अंदर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी भी है, जस्ट जो डिस्टर्ब होती है प्रॉपर्टी वो फील्ड की है, यानी एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम इज नॉट अ फील्ड। फर्ज करें अगर आपको एमसीक्यूज दे देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड, और आपका ऑप्शन होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और एक्सटेंडेड रियल नंबर्स, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सटेंडेड रियल नंबर्स। अच्छा, उसके बाद ये इन्होंने आगे फिर वाल्टर रूडन को फॉलो किया है। बेसिकली वाल्टर रूडन की जो बुक है ना वो रियल एनालिसिस नहीं है, वाल्टर रूडन की बुक है मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस में नॉर्म स्पेसेस, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस और ये जनरल स्पेसेस भी आ जाती हैं, लिहाजा वाल्टर रूडन इसमें जिक्र करता है यूक्लिडियन स्पेसेस का भी। यूक्लिडियन स्पेसेस वेरी सिंपल, ये आर एन है, इसमें के टपल्स होते हैं, के कंपोनेंट होते हैं हर एलिमेंट के, यानी ये के रियल नंबर से मिलके बना होता है। If x is an element of Rk, then x is equal to x1, x2, x3, xk, where all xi's are real numbers. These are called coordinates of x. The elements of Rk are called points or vectors. Basically ये एक वेक्टर स्पेस है, हम इसके एलिमेंट को वेक्टर्स कहते हैं। और फर्ज करें कि y एक और वेक्टर स्पेस है और अल्फा, सॉरी, फर्ज करें कि y इसका एक और वेक्टर है और अल्फा एक रियल नंबर है, तो वेक्टर स्पेसेस आप जानते हैं कि वेक्टर स्पेसेस बड़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। दो बातें होती हैं वेक्टर स्पेसेस में, एक वेक्टर ऐड कैसे करने हैं, एक वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। तो आर के अंदर वेक्टर कैसे ऐड होंगे, सिंपली कंपोनेंट वाइज ऐड हो जाएंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ये स्केलर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अंडर दीज टू ऑपरेशन, जिसमें से एक वेक्टर एडिशन है दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आर के इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक होगी बात। अगली बात, आर के इज आल्सो ए नॉर्म स्पेस, आर के नॉर्म स्पेस भी है। नॉर्म स्पेस क्या होता है, वन वेरी सिंपल थिंग, कि अगर आप वेक्टर स्पेस पे कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन करें जो उसकी लेंथ दे, यानी लेंथ की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तो उसे हम कहते हैं कि ये नॉर्म स्पेस है। और नॉर्म स्पेस के अंदर सहूलत हमें क्या होती है, हम वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो आर के एक नॉर्म स्पेस है, आर के का अगर कोई वेक्टर एक्स लें तो उसकी लेंथ यूजुअल तरीके से हम निकालते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस केथ कंपोनेंट स्क्वायर एट स्क्वायर रूट, ये उसकी लेंथ आ जाती है। फिर तीसरी चीज आती है इसमें कि आर के एक इनर प्रोडक्ट स्पेस भी है। इनर प्रोडक्ट एक जनरलाइजेशन है डॉट प्रोडक्ट की, जब आर के होता है तो हम इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को ही कहते हैं, और वो बड़ा सिंपल वे में डिफाइन होता है, एक्स डॉट वी एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस एक्स के वाई के। ठीक है, तो ये तीन बातें होती हैं यूक्लिडियन स्पेस के अंदर। वो के टपल्स की स्पेस होती है, वो वेक्टर स्पेस होती है, उसमें आपको वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाना होती है। वो नॉर्म स्पेस होती है, उसमें आपको किसी वेक्टर की लेंथ लेके दिखाना होता है। वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है, उसमें आप डॉट प्रोडक्ट शो करते हैं। तो यूक्लिडियन स्पेस की ये खूबियां हैं। आगे ये कुछ रिजल्ट्स हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एन, देन आप
आपने ये आर स्क्वायर में भी पढ़ा है कि अगर आर स्क्वायर के वेक्टर ए लें तो ए डॉट ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है। तो इसी तरह ये एक्स डॉट एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स नॉर्म स्क्वायर हो जाएगा। और यानी ये वही प्रॉपर्टी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर सेम सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें तो उसकी लेंथ का स्क्वायर आ जाता है। सेम इज द केस। अच्छा, सेकंड नंबर पे ये कॉशी श्वार इनइक्वालिटी है कि एक्स वाई इनर प्रोडक्ट के अगर आप लेंथ लें तो दिस इज लेस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ टू वेक्टर्स। यानी अगर आप गौर करें तो यहां पे क्या ये है, लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट, और राइट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ। सो लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज लेस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ। ये हमारे पास कॉशी श्वार इनइक्वालिटी, ये बड़ी सिंपल इनइक्वालिटी होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप थोड़ी देर के लिए अगर जेन में सोचें कि एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा एक्स डॉट वाई इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स लेंथ ऑफ वाई इंटू कॉज ऑफ थीटा। और अगर आप लेंथ ले ले दोनों साइड पे तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ एक्स डॉट वाई इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स लेंथ ऑफ वाई मॉड ऑफ कॉस थीटा। और मॉड ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, मॉड ऑफ कॉस थीटा इज लेस इक्वल टू वन। आप कॉस थीटा को वन से रिप्लेस कर दिया और तो यहाँ क्या आ गया, लेस इक्वल, तो ये वही चीज है। सो एक्स डॉट वाई लेस इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स लेंथ ऑफ वाई, दिस इज सिंपली द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कॉशी श्वार इनइक्वालिटी। ठीक है, इसका प्रूफ हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट इज अगेन समथिंग वेरी ट्रिवियल, ये नॉर्म की बेसिक प्रॉपर्टी है, उसकी डेफिनेशन का हिस्सा है कि x प्लस वाई नॉर्म इज लेस इक्वल टू x नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। ठीक है, कि ये ऐसे, इसको आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से भी समझ सकते हैं। एक आपके पास वेक्टर x है, दूसरा वेक्टर y है, यानी आप समझे ट्रायंगल की एक साइड x है, ट्रायंगल की दूसरी साइड y है, तो हेड टू टेल रूल से उसका सम बन जाएगा x प्लस वाई। अब आपको पता है कि लेंथ ऑफ one side of triangle is always less equal to the sum of lengths of other two sides. So this is simple triangular inequality. और B में यही यूज किया है, आप यहाँ पे y माइनस और प्लस कर लें तो उसके बाद ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाएं तो यही चीज बन जाएगी। सो दीज टू प्रॉपर्टीज आर can be easily seen from the help of definition of norm. Next, there is something about rational irrational numbers. ठीक है, जब हम रियल नंबर सिस्टम पे जाते हैं तो रैशनल इरेशनल के रास्ते से होके जाते हैं। ठीक है, बाज लोग शुरू में रैशनल इरेशनल डिस्कस करते हैं, फिर रियल नंबर सिस्टम्स पे जाते हैं। तो ये बहरहाल यहाँ लिखा हुआ है, और ये बड़ी बेसिक चीज लिखी हुई है कि अगर आर कोई रैशनल नंबर हो, मिसाल के तौर पे 2, और एक्स एक इरेशनल नंबर हो, मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट 2, देन प्रूव दैट आर प्लस एक्स 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, आप जानते हैं वो भी इरेशनल होता है। एक रैशनल हो दूसरा इरेशनल हो, उसका सम हमेशा इरेशनल होता है। अच्छा, दूसरी बात, आर अगर रैशनल है, एक्स इरेशनल है, तो आर इंटू एक्स ये भी इरेशनल होता है। यहां मुझे थोड़ा सा एतराज है कि अगर फर्ज करो आर रैशनल हो और आर जीरो हो जाए, यानी अगर रैशनल जीरो भी रैशनल नंबर है, आर अगर जीरो हो जाए जो कि रैशनल नंबर है, और एक्स कोई भी इरेशनल नंबर हो, तो आर इंटू एक्स तो जीरो हो जाएगा, और जीरो तो इरेशनल नहीं होता। लिहाजा यहाँ पे एक करेक्शन चाहिए है कि यहाँ पे आना चाहिए कि इफ आर इज नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एक्स इज इरेशनल नंबर देन देयर प्रोडक्ट आर एक्स इज इरेशनल। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्शन चाहिए। ये अब आपको समझ आ गया होगा। बाकी चीज, बाकी आप प्रॉपर्टीज रैशनल की तो आप जानते हैं, दो रैशनल नंबर का सम रैशनल होता है, दो रैशनल नंबर को माइनस करते हैं तब भी रैशनल नंबर आता है, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं तब भी रैशनल नंबर आता है। और अगर कोई रैशनल नंबर जो है वो नॉन जीरो हो तो फिर आप दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तब भी वो एक रैशनल नंबर आता है। आप एक हिंट याद रख लें कि अगर कोई सेट फील्ड बनाता है तो फिर उसके अंदर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे की सारी चीजें क्लोज्ड होती हैं। अच्छा, जबकि नेक्स्ट चीज आप जानते हैं कि दो अगर इरेशनल नंबर हो उनका सम लेंगे तो जरूरी नहीं कि वो इरेशनल नंबर हो। क्यों? क्योंकि फर्ज करें एक स्क्वायर रूट 2 है, दूसरा माइनस स्क्वायर रूट 2 है,
जब आप ऐड करेंगे कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, जीरो रैशनल है। इसी तरह इनकी मल्टीप्लीकेशन से भी स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन भी इरेशनल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। जब आप इन्हें पढ़ने लगे तो आप जरूर, आपने पढ़ लिया, मैंने आपको रिकमेंड किया था फर्स्ट ईयर में से, रैशनल इरेशनल की आप सारी डिटेल पढ़ चुके हैं, उसके साथ इसको आप रिलेट कर सकते हैं। आप इसे फर्स्ट ईयर लेवल का एक क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट ये डिस्कस हो चुका हुआ है कि एन अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, जिससे हमने देखा कि इरेशनल नंबर्स की तादाद हमें रैशनल नंबर से भी ज्यादा नजर आई है। और यह हकीकत है कि इरेशनल नंबर का जो साइज है वो रैशनल नंबर के साइज से ज्यादा है। आप यहाँ थोड़ा सा अपना सेट थ्योरी यूज कर लेना। सेट थ्योरी में आप जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर जो है वो काउंटेबल होता है। सबसे छोटा सेट जो आप लेके चलते हैं जो कि इन्फिनिटली काउंटेबल है, वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, वो काउंटेबल सेट है। फिर उसके सेम साइज का सेट आप कहते हैं होल नंबर्स को, वो काउंटेबल है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि होल नंबर में तो एक आपको बजाहिर तो एक नंबर एक्स्ट्रा नजर आ रहा है कि उसमें जीरो भी है, लेकिन जब आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इनका साइज सेम है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ यहाँ पे। सेट ऑफ होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 ये हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 ये पड़े हैं। बजाहिर आपको लगेगा कि भाई ये छोटा है वो बड़ा है, लेकिन अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो आपके पास एक सेट है, उसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि आप इस सेट के हर एलिमेंट में से 1 माइनस कर दें। तो आप क्या करेंगे, आप 1 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 में से, 3 में से, 4 में से, 5 में से। आंसर जो सेट आएगा वो बदल जाएगा। लेकिन आपके पास 5 एलिमेंट थे, आपने क्या किया, आपने बस एक एलिमेंट उन 5 में से माइनस किया है ना, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी नंबर ऑफ टर्म 5 ही रही। अच्छा, अब जरा गौर करना आप। अब आपके पास सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। मैं आपसे कहता हूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में से, हर नेचुरल नंबर में से आप 1 माइनस कर दें। आप सब में से 1 माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, आपके पास सेट ऑफ ऑल होल नंबर बन जाता है। जैसे उन 5 नंबर में से हर नंबर में से 1 माइनस करने से 5 नंबर की उसकी तादाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इसी तरह यहां भी तादाद में फर्क नहीं पड़ेगा, जितने नेचुरल नंबर है उतने ही होल नंबर है। अच्छा, एक और एग्जांपल आप बड़ी अच्छी तरह समझ जाएंगे। आपको लगता है कि सेट ऑफ इवन नंबर जो हैं वो आधे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हाफ है वो, जबकि ऐसा नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर आप लिखे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब मैं अगर आपसे कहूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आप सबको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इवन नंबर बन जाएगा। तो उससे आपने नंबर ऑफ टर्म्स को तो नहीं छेड़ा, जितनी थी उतनी रही, आपने जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये एक तरीका है समझने का कि ये इनके साइज क्यों इक्वल होते हैं। हम क्यों कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, इवन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इवन सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ये सारे के सारे सेम साइज के हैं, सारे के सारे ये काउंटेबल हैं, सारे इक्वलेंट हैं, सबके दरमियान बाइजेक्शन बनाई जा सकती है। जबकि सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है वो काउंटेबल नहीं है, वो अनकाउंटेबल है, उसका साइज सेट ऑफ रैशनल नंबर से ज्यादा है। अगर सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर भी काउंटेबल होता, अगर आप मान लें कि सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर काउंटेबल है, तो फिर तो दो काउंटेबल सेट का यूनियन भी काउंटेबल होता है। उस सूरत में क्यू और क्यू प्राइम का यूनियन जो कि आर है, फिर तो आर भी काउंटेबल हो जाता है, जबकि आर अनकाउंटेबल है। हम बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि अगर आप सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का एक छोटा सा इंटरवल भी लेते हैं ना, 0 1 क्लोज इंटरवल, वो भी अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो बहरहाल यहां बताना ये मकसूद था कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर से बहुत बड़ा सेट है। अच्छा, देन दिस इज वेरी ट्रिवियल, स्क्वायर रूट 12 इज इररेशनल। ये एग्जांपल क्यों आई है? ये एग्जांपल इसलिए आई है कि ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब ये जो 12 है ये खुद तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 12 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी सिंगल पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन 12 के जब फैक्टर बनाए जाते हैं तो उसके अंदर एक स्क्वायर फैक्टर आ जाता है 4, 3 into 4। अब जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है। तो ये एग्जाम्पल से ये समझाया जा रहा है कि अगर आपका नंबर खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक फैक्टर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, इवन देन वो एक इरेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, नंबर थ्योरी में भी ये आती है। अच्छा,
Let E be a non-empty subset of an ordered set. E एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, S एक ऑर्डर्ड सेट है. सपोज अल्फा इसका लोअर बाउंड है और बीटा इसका अपर बाउंड है, तो फिर वो ये कहता है कि अल्फा इज लेस इक्वल टू बीटा. यानी किसी भी सेट का जो लोअर बाउंड होता है वो हमेशा लेस इक्वल होता है अपर बाउंड से. यहां एक बात आप याद रखना, यहां ई से मुराद है नॉन एम्प्टी सेट. ये बात नॉन एम्प्टी सेट के लिए ट्रू है कि एवरी लोअर बाउंड इज लेस इक्वल टू द अपर बाउंड, लेकिन एम्प्टी सेट के लिए ये बात सही नहीं है. क्यों नहीं सही? एम्प्टी सेट का अगर आप लोअर बाउंड देखना चाहते हैं, एम्प्टी सेट को तो आप कहीं रियल नंबर पे कहीं भी रख दें. मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि भाई ये 4 और 5 के दरमियान कहीं पे एम्प्टी सेट पड़ा है. एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. फर्ज करें वो कहीं यहां पड़ा है 4 और 5 के दरमियान, तो इसका मतलब 4 उसका लोअर बाउंड हो जाएगा. अच्छा, थोड़ी देर बाद आप कहेंगे नहीं ये सेट एम्प्टी है, कहीं भी रख लें, ये 2 और 3 के दरमियान रख लें. जब 2 3 के दरमियान रखेंगे तो वही 4 इसका अपर बाउंड बन जाएगा और इधर 2 उसका लोअर बाउंड बन जाएगा. तो अब आप देखें कि अब क्या हुआ कि पहले आपने उस एम्प्टी सेट को 4 5 के दरमियान रखा, 4 आपका लोअर बाउंड था, ठीक है. अब आपने उस सेट को उठाया 2 3 के दरमियान रखा, तो अब 3 क्या हुआ, ये उसका अपर बाउंड हुआ. अब 4 लोअर बाउंड था, 3 अपर बाउंड था, अब लोअर बाउंड जो है वो अपर बाउंड से भी छोटा हो गया. तो एम्प्टी के केस में ये बात ऐसी है, लिहाजा उस कंफ्यूजन से बचने के लिए ये लिखा हुआ है कि ई अगर नॉन एम्प्टी सेट हो तो फिर हमेशा लोअर बाउंड जो है वो अपर बाउंड से लेस इक्वल ही रहेगा. एम्प्टी की सूरत में ऐसा नहीं है. ये हो गया रिजल्ट हमारे पास. चलें, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ये आपने गो थ्रू कर लिया है. मैं आपको फिर एक बात रिपीट कर देता हूँ. आप लोगों ने ये कल शेयर किया था तो मैंने सोचा मैं ये डिस्कस कर लूँ. ये आपसे मैंने ये चैप्टर पूरा डिस्कस कर लिया है. ये बात आपको मैंने पूरा चैप्टर डिस्कस करके ये दिखा दिया है कि इसमें बहुत सारी चीजें मिस हैं. आप ये चैप्टर करके इन्फीमम और सुप्रीमम की डिस्कशन नहीं कर सकते. आप इन्फीमम और सुप्रीमम के जो एमसीक्यूज हैं वो अच्छी तरह से, इवन आप उसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं बता सकते. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा गैप है, इससे आपका गुजारा नहीं होना. हम इसके साथ आर्ची बार्टल और वाल्टर रूडन से तो ये चैप्टर लिया गया है. काफी सारी चीजें वाल्टर रूडन के चैप्टर की हो गई हैं. हम आर्ची बार्टल के तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी. और आप एज मच एज पॉसिबल आप अपने ग्रुप में आप जो भी शेयरिंग करें वो जस्ट रियल एनालिसिस की करें और कुछ ना करें अभी आप. और आप एज मच एज पॉसिबल जितने आप एमसीक्यूज ले सकते हैं और एक्सरसाइजेज ले सकते हैं वो आप शेयर करें, मिलजुल के करें, खुद भी करें, दूसरों को भी कराएं. ठीक है, तो जब तक हमारा कोर्स रियल एनालिसिस का चल रहा है, ये हमारे 8 चैप्टर है, हम 8 दिनों में खत्म कर देंगे, तब तक आप इसके सारे एमसीक्यूज बड़ी अच्छी तरह से वाइंड अप कर लें. ठीक है, विद इन 5 to 7 मिनट्स रिमेनिंग. आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ लें मुझसे. किसी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मेरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज भी किया था कि नेचुरल नंबर हैं तो हमने इसकी सुप्रीमम इन्फीमम के बारे में पूछना हो तो कैसे बता सकते हैं? देखिए, सुप्रीमम इन्फीमम डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक सेट लेते हैं. ठीक है, जिसे आप कभी टोपोलॉजी में ग्राउंड सेट कहते हैं तो कभी आप यूनिवर्सल सेट कहते हैं. तो पहले तो आप कोई ऑर्डर्ड सेट लेंगे. अब मुझे बताएं आपका ऑर्डर्ड सेट क्या है? सर जो इसमें दो प्रॉपर्टी होती हैं. क्या नहीं नहीं नहीं, क्या आप सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को लेके चल रहे हैं शुरू में और एन को उसके सबसेट के तौर पे ले रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सर मैंने सिर्फ नेचुरल नंबर लिया, उसका सबसेट नहीं लिया. मैं अब दोबारा से आपको समझाता हूँ. जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं ना तो आप डेफिनेशन जरूर पढ़ा करें. सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, सबसे जब आप सुप्रीमम इन्फीमम की बात करेंगे ना, सबसे पहले आप एक ऑर्डर्ड सेट एस की बात करेंगे, फिर उसके बाद आप एक नॉन एम्प्टी सबसेट ई की बात करेंगे,
फिर आप सवाल करेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में। अब आपके क्वेश्चन में मुझे बताएं एस क्या है और ई क्या है। सर मैं इसको कल सोच के फिर आपको चलो बताऊंगा ठीक जरा। ठीक ठीक है, ठीक है, हमेशा ठीक डेफिनेशन है। फॉलो करें वरना कंफ्यूजन फैलती है इस तरह से। सर अस्सलाम जी सर। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि आप कह रहे हैं ना कि ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं, इन सब का साइज सेम होता है। तो जी मुझे ये पूछना था कि फिर हम कंटेनमेंट की बात क्यों करते हैं? जैसे हम कहते हैं ना कि नेचुरल नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स में कंटेन करते हैं, या फिर 2z जो है वो z में कंटेन करता है। फिर हम ये ठीक बात है क्यों करते हैं कंटेनमेंट की? ठीक है। कंटेनमेंट की डेफिनेशन ये होती है, हम कहते हैं ए सबसेट है बी का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, तो हम कहते हैं ए सबसेट है बी का। ठीक है, वो कंडीशन वहां सेटिस्फाई हो रही होती है। जैसे आप देखें कि जो सेट ऑफ इवन इवन नेचुरल नंबर्स हैं 2 4 6 8, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर भी आ रहे होते हैं, और जाहिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो उसमें नहीं है, लिहाजा हम कहते हैं ई प्रॉपर सबसेट है एन का। तो लिहाजा कंटेनमेंट की डेफिनेशन तो पूरी हो जाती है। अच्छा, मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। दो इनफाइनाइट सेट जो होते हैं ना, वो आपस में बल्कि आपको मैं हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि काउंटेबल सेट कौन सा होता है। इन्फिनिटली काउंटेबल सेट, उसकी निशानी ये होती है ए सेट इज इन्फिनिटली काउंटेबल सेट इफ इट इज इक्विवेलेंट टू इट्स प्रॉपर सबसेट। जैसे एन है ना, एन काउंटेबल है, ई उसका प्रॉपर सब, अभी आपने क्वेश्चन भी यही पूछा ना कि भाई प्रॉपर सबसेट फिर हम क्यों कहते हैं। अब ई उसका प्रॉपर सबसेट है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग आप बनाते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n। ठीक है, आप बनाते हैं ना मैपिंग बाइजेक्टिव, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n, एन और ई के दरमियान। अब आपको पता है बाइजेक्शन क्या होती है? बाइजेक्शन ये होती है कि जितने एलिमेंट इधर है उतने एलिमेंट इधर है, उतने ही दूसरे ये साइड पे भी बाइजेक्शन। हो। तो बाइजेक्शन भी यही साबित कर रही होती है कि दोनों का साइज सेम है। ओके और ओके ये ओके फाइन, अच्छा ठीक है अच्छा, समझ गई। अब मैं आपको फर्क बताता हूं जो आपके जहन में आ रहा है। ये याद रखें, फाइनाइट केस में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो सेट्स का साइज सेम हो और एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट हो, ये नहीं हो सकता। फाइनाइट में ये वाकई नहीं हो सकता। यानी इधर भी 10 एलिमेंट पड़े हैं, उधर भी 10 एलिमेंट पड़े हैं, तो फिर प्रॉपर सबसेट कैसे हुआ? कभी भी नहीं हो सकता। जी फाइनाइट जी केस में ऐसा है कि अगर एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट है तो उसका साइज भी उससे कम है। इन्फिनिट केस में ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी बता दिया, ई प्रॉपर सबसेट है एन का, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि इधर ई पड़ा है इधर एन पड़ा है, और दोनों के दरमियान बाइजेक्शन ये शो करती है कि जितने एलिमेंट इधर हैं उतने उधर है। ठीक ठीक। ठीक है, फाइनाइट तो के केस में तो हम ऐसी कोई बाइजेक्शन बना ही नहीं पाएंगे ना। बना ही नहीं पा सकते। फाइनाइट केस ठीक है में सर, ए ठीक समझ फाइनाइट आ गया। सेट कैन नेवर बी इक्विवेलेंट टू इट्स प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ठीक है सर, थैंक फाइनाइट यू सो केस में मच, इट्स समझ नॉट आ गया। पॉसिबल। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सलामकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर काइंडली बुक का नेम रिकमेंड कर दीजिए ताकि मैं बुक्स को डाउनलोड कर लूँ मुझे। आर जी बार्टल की बुक ले लें, आर हाँ जी बार्टल, ये बड़ी जी आसानी से मिल जाती है। जी, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी का?